बिकॉज मेरे खुद के घर के अंदर 7 सीनियर सिटीजन हैं और मैं अकेला बच्चा हूँ और मैं भी यहाँ पे हूँ। सोसाइटी क्लिनिक का आपको आइडिया कैसे आया और वो उसको स्टार्ट करने का आपका विजन क्या था? या एक प्रोफेशन छोड़ के मैं कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहा हूँ। आइडिया भी आज खाली रो आइडिया है। मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मुझे 3 महीने 6 महीने रिसर्च करना पड़ेगा। स्ट्रगल लग रहा था, ऐसा थकान लग रही थी कि साला कुछ हो नहीं रहा है। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर वहाँ से एक शिफ्ट आया। उस दिन भी एक कोर एम था, आज भी वही कोर एम। बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव देम पावर, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो क्या होता? रिस्क तभी लो जब आपके खाते में पैसा हो, दूसरे के पैसे से रिस्क न लो। पीयूष भाई, सबसे पहले आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत से पहले का जो टाइम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जहाँ पे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका एजुकेशन क्या रहा है, एंड इसके अलावा अगर कोई चाइल्डहुड या फिर कोई आपका एजुकेशन रिलेटेड कोई स्टोरी हो तो। ओके, एक तो पहले तो धन्यवाद प्रवीण जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बेसिकली मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, मीठापुर नाम है उसका, टाटा केमिकल्स का एक गांव है, द्वारका के बिल्कुल पास में। 12th तक वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मैं अहमदाबाद में पढ़ने के लिए आया। अहमदाबाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया। पर उसके अंदर फिर मैं पास नहीं हो पाया, मतलब बहुत एफर्ट्स की, 4-5 बार CS में 4-5 बार एग्जाम दी, फेल हो गया। फिर छोड़ा कि चलो छोड़ो इस चीज़ को, अब हमसे नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं मोतीलाल ओसवाल से मेरे करियर की शुरुआत हुई। मतलब मैंने फाइनेंस से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मोतीलाल ओसवाल से मैंने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की। लगभग 8 साल 9 साल तक मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अलग अलग सर्विसेज के अंदर मैंने अहमदाबाद में काम किया। मोतीलाल ओसवाल हो गया, आनंद राठी हो गया, MK ग्लोबल हो गया। तो लगभग 8-9 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी शुरू किया, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, कनेक्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने खुद का अपना शुरू किया। उसके अंदर मेरा कोलैबोरेशन हुआ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप से, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप एक सीनियर सिटीजन का टाउनशिप बनाने वाला था। सीनियर सिटीजन के लिए प्रारंभ करके एक टाउनशिप है, आपने शायद नाम सुना हो। प्रारंभ सुना है अहमदाबाद। तो प्रारंभ का टाउनशिप बनाने वाले थे, और वो जो प्रमोटर्स थे वो हमारे पार्टनर्स थे। ओके, हाँ, फाइनेंशियल फील्ड के अंदर। तो जब मैंने उस चीज़ के अंदर ध्यान देना शुरू किया, तब मुझे वो सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं उस सेक्टर रिलेट कर पाता था, बिकॉज मेरे खुद के घर के अंदर 7 सीनियर सिटीजन हैं और मैं अकेला बच्चा हूँ और मैं भी यहाँ पे हूँ, और वो सब द्वारका मीठापुर में रहते थे। अच्छा, तो उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाया। बिल्कुल। तो इतने टाइम सब काम करने के बाद लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, किक नहीं आ रहा है। हाँ। लोगों को बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, पैसा कैसे बचाना चाहिए, पैसा कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीजें कर ली। हाँ। पर वैल्यू क्रिएट करना, फाइनेंशियल वैल्यू एक चीज होती है और दूसरा जो एक एक्चुअल वैल्यू होता है वो दूसरा होता है। तो मुझे लग रहा था मेरा कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, ना तो मैं कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। लाइफ का एक वैल्यू हमें फील होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद जब मैं ये प्रारंभ के साथ जुड़ा और उनकी स्ट्रेटेजीज के अंदर गया, मैं अलग अलग जगह पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि इंडिया के अंदर जो सीनियर सिटीजन केयर सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, चैलेंजिंग सेगमेंट है, और उसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ तक मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर था। पर प्रारंभ के साथ जुड़ने के बाद मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर था, वो प्रोफेशनल कैरियर मेरा एंटरप्रेन्योर कैरियर के अंदर कन्वर्ट हुआ, राइट। और एक यू टर्न आया वहाँ से एक यू टर्न आया। ओके, एंड व्हाट वाज दोज अर्ली डेज? उसमें वो कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके आपने जब एक्चुअली इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, हाँ, वो स्टोरी क्या थी? ऐसा था कि सबसे पहले तो मुझे मेरे फैमिली को कन्विंस करने के अंदर मुझे एक थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने कहा एक जॉब या एक प्रोफेशन छोड़ के मैं कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहा हूँ। आइडिया भी आज खाली रो आइडिया है। मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मुझे 3 महीने 6 महीने रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तब सैलरी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। तो बच्चे भी छोटे से बड़े हो रहे थे, उनका एजुकेशन था, घर का लोन चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फैमिली ने उसमें टाइम काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने बताया कि मेरे खुद के घर के अंदर सीनियर सिटीजन है, तो वो सीनियर सिटीजन भी फॉरवर्ड सीनियर सिटीजन है। उन्होंने बोला कि लड़का कुछ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेट अस सपोर्ट हिम।
तो वहां से लेके जब शुरुआत हुई तो 3 महीने 6 महीने मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ, बिकॉज मैं क्या करता था, मैं अलग अलग जगह पे जाता था, मैं बेंगलोर गया, पुणे गया, हैदराबाद गया, अलग अलग जगह पे गए, वहां पे पता किया कि भाई सीनियर सिटीजन फील्ड कैसे काम करता है। गुजरात के अंदर बहुत सारी जगह पे घूमा, वृद्धाश्रम के अंदर गए, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स के पास गए, हर जगह पे गए, उनकी रिक्वायरमेंट जानने की, उनकी एक्चुअल नीड जानने की ट्राई की। मतलब मैं खुद कम से कम 1000 से 1200 लोगों से पर्सनली मिला हूँ। आपने ये स्टार्ट करने से पहले आपने इतना रिसर्च और स्टडी किया। मेरा ऑफिस हुआ करता था आजाद गार्डन, ओके, यहाँ पे सैटेलाइट के अंदर ही है गार्डन, मेरा ऑफिस हुआ करता था। मेरे साथ एक आदमी थे जानी भाई करके, तो मैं आज उनको याद करूंगा, जो मेरे सबसे पहले एम्प्लॉय थे। हम दोनों बैठते थे, हम क्या स्ट्रेटेजी बनाना, हमको क्या करना चाहिए, ऐसे वहां से शुरुआत की थी। तो शुरुआत काफी शांत थी, स्ट्रगल लग रहा था, ऐसा थकान लग रही थी कि साला कुछ हो नहीं रहा है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर वहां से एक शिफ्ट आया, वहां से मैं एलजे के अंदर, उसके बाद पता चला कि स्टार्टअप की भी कोई स्कीम होती है, right. ये स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप की भी कोई स्कीम होती है। वहां से मैंने ग्रेजुएशन एलजे से किया है, तो मैं एलजे में गया। एलजे के अंदर मैं विरल भाई से मिला, अभिजीत सर करके वहाँ पे एक बहुत सपोर्टिव थे, उनसे मिला। तो उन्होंने जब मुझे ये स्टार्टअप के बारे में बताया, हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ एल्डर केयर के अंदर, उन्होंने तब मुझे सपोर्ट किया। ये 2016 की बात है, मतलब 2016, 17, 18 एक टाइम फ्रेम के अंदर गया कि हम क्या बिजनेस मॉडल बनाएंगे। बिल्कुल, अगेन एल्डर केयर को लेके आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना था। तो वहाँ से हमारा कुछ शुरुआत हुआ, वहाँ से हमारा जो बॉन्ड हुआ वो द फैमिली मेंबर का जन्म हुआ। ओके, और द फैमिली मेंबर ही क्यों आपने नाम रखा? सी, एक कनेक्ट करता है। आप जब किसी के पास जाते हैं या आपके पास कोई आता है, अगर वो आपके फैमिली का कोई मेंबर है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल, या आप किसी के फैमिली मेंबर हो तो आप उनको केयर दे पाते हो। एब्सोल्युटली। तो ये नाम मुझे बहुत जल्दी से कनेक्ट हो गया। मुझे बराबर याद है, मैं मेरा बाइक चला रहा था, एक जगह से एक दूसरी जगह जा रहा था, वहाँ पे ये नाम जैसे ही कनेक्ट हुआ, मैं साइड में चला गया, GoDaddy खोला, GoDaddy के अंदर से मैंने देखा कि ये डोमेन अवेलेबल है, तुरंत का तुरंत उसी टाइम पे डोमेन परचेज कर लिया, और वहाँ से जन्म हुआ इस चीज नाम का। क्या बात है, हाँ, सुपर। और पीयूष भाई, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ आप हेल्थ केयर में कदम आपने रखा, एंड एक रिस्की डिसीजन, एक ये आपने जो ये स्विच किया, आपने ये जो यू टर्न लिया, वो एक आपके लिए आपका रिस्क वाला डिसीजन था, या फिर आपको ऐसा था कि आपका एक गट फीलिंग है और आप इसको कर लोगे? सी प्रवीण जी, मैं दो चीजें बताऊंगा। एक होता है इमोशनल, बिल्कुल, इस चीज से इमोशनल टच होते हो आप। मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड है, और इस चीज से मैं इमोशनली टच था। मैं ऑलवेज कहता हूं कि आपको जो काम पसंद है उसके अंदर आप अगर आगे जाओगे तो आप बहुत काम कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये काम मेरे दिल के नज़दीक है, मुझे पसंद आया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ऐसा है कि एक चीज़ स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया के अंदर, भले आज इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन है, पर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद एल्डरली पॉपुलेशन के साथ आप कुछ भी करोगे, वहाँ से आप मॉनेटरी वैल्यू या स्ट्रक्चरल वैल्यू कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही पाओगे। और तीसरा मेरा ये गट फीलिंग है कि आप कुछ भी अच्छा काम करते हो, लोगों तक पहुंचते हो, तो पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा मिलना ही मिलना है। बस आपको लगे रहना है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर काम करना है। बिल्कुल। और वही मैंने शुरू किया। तो एक फाइनेंशियल, मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में 2 साल लगे। पहले कुछ समय में ग्रांट के पैसे से चला, जो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर एक प्लान चलाया, वो नहीं चला, दूसरा प्लान चलाया, वो नहीं चला। तो पिवोटिंग जिसको कहते हैं, वो कुछ ना कुछ होता रहा, क्योंकि आप कुछ भी काम करो पहले मार्केट स्टडी करना पड़ता है। तो मार्केट स्टडी किया, उसके बाद काम किया, नहीं चला, उसके बाद आपने दूसरा स्टडी किया। तो 1-2 चीज़ों को कन्वर्ट करने के बाद हमको पता चला कि एल्डरली लोगों के लिए केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स जंप इनटू दैट सेगमेंट, राइट। और हम वहाँ से 2018 से हम लोगों का जो सफ़र है वो एक सेकंड गियर, थर्ड गियर के अंदर गया, कि वहाँ से हमने रेवेन्यू जनरेटिंग, वैल्यू जनरेटिंग काम शुरू किया। और उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या था? पहला विजन तो ये था कि इस इंडस्ट्री के अंदर फुटप्रिंट्स मजबूत करके इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। मैं उस टाइम से शुरू करके आज के दिन भी यही बोलता हूँ, आज भले 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, इस इंडस्ट्री को मुझे ऑर्गेनाइज करना है, यही मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। एल्डर केयर ऐसी इंडस्ट्री है
जहाँ पे एल्डरली लोगों को सपोर्ट चाहिए, वो बेड रिडन हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्थ खराब है, तो वो पेन में है, उनका फैमिली पेन में है। और तीसरा जो काम करने वाला आदमी है वो भी अनऑर्गेनाइज है। तो ये पूरी इंडस्ट्री जब अनऑर्गेनाइज है, हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो, वो उस दिन भी एक कोर एम था, आज भी वही कोर एम है। सुपर, वाह। पीयूष भाई, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके मेरे पास बहुत सवाल है, बट अपने कुछ सवाल जो है वो वन बाय वन जाएंगे। अब पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि जब आपने इतना डीप रिसर्च किया था, फिर भी आपको लगा कि 2 साल आपको लग गए रेवेन्यू जनरेट करने में, बिल्कुल। अब वो आपका एक जर्नी जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद में कौन सा ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, दिस इज द ब्रेक थ्रू, एंड वहाँ से आपने इसका ग्रोथ जो है वो स्टार्ट किया? ओके, ऐसा है कि सबसे पहला फैमिली मेंबर नाम जो पड़ा ना, उसका एक रीज़न था। हम लोग कंपेनियनशिप शुरू करना चाहते थे। ओके। कि एल्डरली लोगों के साथ कोई आए, कोई बैठे, उनके साथ बातें करे। तो कंपेनियनशिप मॉडल से शुरू करा। मतलब हमारा 1 साल गया उस मॉडल के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ्री कंपेनियनशिप दिए, वॉलंटियर्स बनाए, फ्री कंपेनियनशिप दिए, पर हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। हम मिस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ चीज़ों का तो ज़रूरत पड़ रहा है, पर हम उस चीज़ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। या हम मार्केट के अंदर अर्ली हैं, या हम गलत मार्केट में हैं, या हम गलत चीज़ पिच कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ था। हम बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद ले रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, हमने बहुत काफ़ी सारी इवेंट्स की। आप अगर मेरा सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कर रहे थे, पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो रेवेन्यू जनरेशन भी चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। उसके बाद हम जब इवेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तब हमको कुछ सीनियर सिटीजन ग्रुप्स थे, उन्होंने हमको बताया कि बेटा आप कर रहे हो वो अच्छा है, पर आज पब्लिक को इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हमको जो ज़रूरत है वो ऐसा है कि हम जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे नहीं हैं आज हमारे साथ, हमारे घर के अंदर कोई बेड रिडन हो जाता है, उनको बाहर जाना होता है, उनका डाइपर चेंज करना होता है, उनको नर्सिंग सर्विसेज चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तुम उस चीज़ में काम क्यों नहीं करते? राइट। तो वापस वही साइकिल शुरू हुई कि हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया, अंबावाड़ी का छोटा सा एरिया आइडेंटिफाई किया, क्लस्टर बनाया, और उस एरिया के अंदर सर्वे करना शुरू किया। और वहाँ से हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने जब सर्वे किया, हम सीनियर सिटीजन से मिले, तब हमको पता चला कि हम इस चीज़ का पेमेंट आपको बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हम दूसरों को तो करते ही हैं। हम चाहते हैं ट्रस्टवर्दी लोग आए। सही बात है। तो वहाँ से क्लिक हुआ कि देखिए, हम जो गोल से निकले हैं कंपेनियनशिप का, वो हम करेंगे। आज अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो कल एक्सेप्ट होगा, पर आज जिस चीज़ का डिमांड है, जिस चीज़ को लोग चाहते हैं, पेमेंट देना चाहते हैं, उस चीज़ को क्यों नहीं किया जाए। तो वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जब मैंने बताया कि वो महाशिवरात्रि का दिन था जब मेरा पहला रेवेन्यू आया था 250 रुपये का। क्या बात है। हाँ, तो वहाँ से शुरू हुआ पूरा का पूरा। सुपर। और वहाँ से शुरू हुआ, और ये आज आपने बताया कि आपके पास 3 लाख से ज़्यादा, मतलब 3 लाख से ज़्यादा सर्विसेज आपने ऑलरेडी दे दी है। ठीक है ना। तो अब ये बताइए मुझे कि ये आपको सबसे ज़्यादा प्राउड जो है वो कौन सी चीज़ पे होता है आज की डेट पे? पहला ऐसा चीज़ होता है कि हम काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये पहला चीज़ है। राइट। दूसरा ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे एल्डरली लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं आपको एक, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो साइमल्टेनियसली चलती हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, कहाँ पे प्राउड फील होता है, कहाँ पे आंख में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। एक एल्डरली पर्सन थे, हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड को स्ट्रोक आया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद उनको घर पे ट्रीटमेंट करना था। तो उनकी वाइफ ने हमारा कांटेक्ट किया किसी रेफरेंस से। हमने काफ़ी अच्छा केयर गिवर वहाँ पे भेजा, हमारा नर्सिंग स्टाफ जा रहे थे, हमने फिजियोथेरेपिस्ट भेजा, ये सारा चीज़ किया। फॉर्चुनेटली वो रिकवर हुए, मतलब लगभग 1.5 साल तक वहाँ पे हमारी सर्विसेज गई। मैं खुद लगभग 3 से 4 बार उनके वहाँ पे गया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 1.5 साल के बाद वो मेरी ऑफिस आए, जब ओके हमसे मिलने के लिए कि आज मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, बाकी उस चीज़ को छोड़ के एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ मेरे बच्चे के पास, बराबर। पर आप लोगों के साथ 1.5 साल रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फैमिली के साथ, मेरा बेटा ही मेरे साथ है, या मेरी बहू ही मेरे साथ है, और मैं आज यहाँ पे जा रहा हूँ। और मुझे
मतलब ऐसी जब सिचुएशन आती है कि हम जिसको सर्विस दे रहे हैं वो खुश होकर आपके पास आते हैं और वो आपकी वैल्यू करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जो जब लोग करते हैं, पर ऐसा जब इंसिडेंट्स आता है तब आपको प्राउड फील होता है। बिल्कुल। तो ऐसे इंसिडेंट्स कंटिन्यूस आते रहते हैं। आप देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमको गुस्सा भी, लोग हम पे गुस्सा भी करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि सर्विस का डोमेन है आपका। सर्विस का डोमेन है, बराबर। पर जब हम हमारी टीम को यही बताते हैं कि सी दे आर एल्डरली पीपल, दे आर पेशेंट्स, दे हैव द अदर इश्यूज, बिल्कुल, आवर जॉब इज टू सपोर्ट देम। अगर हम आज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। करेक्ट। और पीयूष भाई, इसमें आपके पास जो टीम रहती है, आप जिनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उसमें मेल फीमेल दोनों टाइप के लोग रहते हैं या सिर्फ मेल ही रहते हैं? नहीं, मेल फीमेल दोनों रहते हैं। Okay. जब मेल पेशेंट होते हैं तब मेल होते हैं, फीमेल पेशेंट होते हैं तो फीमेल होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स या गिग वर्कर्स हैं, कि जिनको जब काम मिलता है तब वो हमारे साथ काम करने आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बेंच पे भी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक तो इनको छुट्टी नहीं मिलता। Right. दिवाली है, होली है, संडे है, आज हम छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं, ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते। पेशेंट को कोई छुट्टी नहीं, बिल्कुल, तो इनको लोगों को छुट्टी नहीं मिलता। इन लोगों का काम जब भी खत्म हो जाता है उसके बाद उनको दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं है, उनको डिग्निटी नहीं मिलता। राइट। सो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे उन लोगों के लिए काम करना एक बड़ी चैलेंज है। और मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइज करना हमारा सबसे बड़ा गोल है आज। तो इन लोगों को भी एक डिग्निटी भरा काम कैसे मिले वो हम देख रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो बहुत बड़ा बैकबोन है हमारे इंडस्ट्री के लिए, एल्डरली केयर के लिए बहुत बड़ा बैकबोन है। उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और पीयूष भाई, आपकी जर्नी में आपने द फैमिली मेंबर ग्रुप जो है उसको एक सक्सेस के मतलब एक लेवल पे पहुंचाया आपने, उसका एक अच्छा लेवल पे ग्रोथ किया। उसके बाद में आपने द सोसाइटी क्लिनिक जो है उसकी शुरुआत की। तो सोसाइटी क्लिनिक का आपको आइडिया कैसे आया और वो उसको स्टार्ट करने का आपका विजन क्या था? प्रवीण जी, इस चीज़ को मैं दो चीज़ों में ब्रेक करता हूँ प्लीज़। पहला आपने बताया कि मैंने सक्सेस किया। सर, मैंने सक्सेस नहीं किया, मेरी टीम ने सक्सेस किया। मतलब मेरी साथ जो पूरी टीम है, टीम ने बहुत बड़ा काम किया। मेरे को फाउंडर जो मेरी वाइफ हैं, वो हाउसवाइफ थी, वहाँ से उसने शुरू करके पूरा ऑपरेशंस और फाइनेंस संभाला। ये बहुत हेडेक वाला काम है। सुबह 7 बजे भी प्रॉब्लम होता है, 12 बजे भी प्रॉब्लम होता है रात को। तो उसने और उसकी टीम ने इस चीज़ को पूरा संभाला। मेरा काम उसका ग्रोथ है देखना, या विजन देखना। ये टीम का सक्सेस है। मैं उसके लिए शायद 5% जिम्मेदार हूँ, बाकी 95% मेरी टीम जिम्मेदार है। तो वहाँ पे मैं जस्ट खाली बताना चाहूँगा। अब सोसाइटी क्लिनिक का कैसा आया? हम क्या करते थे, हम रेगुलर कैंपेन्स करते थे, कुछ ना कुछ हर जगह पे, जहाँ पे बड़ी सोसाइटी हो, आउटस्कर्ट्स हो, वहाँ पे एल्डरली लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण उनको हमारी या हमारे जैसी सर्विसेज ना लेनी पड़े, अपना फिटनेस कैसे करें, ऐसी बहुत सारे कैंपेन्स हम कंटिन्यूस करते थे। राइट। तो हम एक बड़ी सोसाइटी के अंदर गए, इस्कॉन प्लेटिनम, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे हम लोग गए, हमने 2 दिन का कैंपेन किया। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमसे मिले। हमको ये पता चला कि उनको जो छोटी छोटी और टाइमली सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज या तो बहुत देर से मिलती है या नहीं मिलती। अब किसी को टेम्पररी है, किसी को खाली बीपी चेक करवाना है तो उनको बहुत ट्रैफिक के अंदर बाहर निकल के एक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, 2 घंटा उनको लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन उन्होंने बहुत बताई। किसी को शुगर चेक करना है, किसी को खाली ड्रेसिंग करवाना है, किसी को इंजेक्शन लगवाने हैं, कोई हॉस्पिटल से वापस आए उनको सपोर्ट चाहिए। तो उस टाइम पे हम, और जब हमारी टीम बैठी तब हमको पता चला कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, आउटस्कर्ट्स हैं, कि जहाँ पे हेल्थ केयर सपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप 10 घंटे के लिए किसी आदमी को भेज दोगे, 12 घंटे के लिए भेज दोगे, पर छोटी सर्विस के लिए क्या? तो वहाँ से हमको पता चला कि सोसाइटी जो बड़ी है या आउटस्कर्ट्स के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको सर्विसेज चाहिए। तो क्यों ना कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए जो उन्हीं के बीच में रहे, उन्हीं सारे लोगों को सपोर्ट दे कि आपको हेल्थ केयर का या नॉन हेल्थ केयर का कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। सो वहाँ से हमारा द सोसाइटी क्लिनिक की शुरुआत हुई। तो हमने फैमिली मेंबर को एक रखा और सोसाइटी क्लिनिक को एक दूसरा मॉडल बनाया और सोसाइटी क्लिनिक की हमने वहाँ से शुरुआत की। ओके।
और ये आप अभी जो 24/7 केयर एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में देने का आपका ये जो इनिशिएटिव है द सोसाइटी क्लिनिक, राइट, उसमें इफ़ यू टॉक अबाउट योर सो फार पास्ट का जितना भी एक्सपीरियंस है, उसमें क्या किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ओके, पहले तो मैं आपको सोसाइटी क्लिनिक मॉडल थोड़ा सा समझाता हूँ। प्लीज। सोसाइटी क्लिनिक मॉडल ऐसा मॉडल है कि सोसाइटीज़ के अंदर आज बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। आप कहीं पे भी देखिए, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं, डेवलपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ दे रहे हैं, वो जिम भी दे रहे हैं, थिएटर भी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी एसेंशियल चीज़ जो वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ केयर है, वो मिसिंग होता है। वो मिसिंग है। एक हेल्थ केयर रूम बनता है, हर जगह हेल्थ केयर रूम बनता है, पर वो हेल्थ केयर रूम ऑलवेज बंद ही होता है। जब कैंप होता है तब चालू होता है। अब वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ केयर पहुँचाना वो हमारा मिशन है। तो वहाँ से सोसाइटी क्लिनिक, वो सोसाइटी क्लिनिक है। अब 24/7 क्यों? हेल्थ केयर 24/7 जॉब है, न कि 9 से 5 या 9 से 7। रात को 12 बजे भी आपको तकलीफ हो सकती है, 2 बजे भी आपको तकलीफ हो सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये 24/7 मॉडल होना चाहिए। ये हम और हमारी टीम बहुत क्लियर थे। ओके। कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप ऐसा बोलेंगे हम सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे आएंगे, तो वहाँ से पर्पस कभी सॉल्व नहीं होगा, वो आधा अधूरा ही रहेगा। हम जहाँ जहाँ पे भी गए, वहाँ पे हम लोगों ने यही बताया, यही काउंसिल किया कि ये 24 आवर्स ड्यूटी है। अब चैलेंजेस कहाँ आते हैं? पहला चैलेंज ये होता है कि कई सारी सोसाइटीज़ के अंदर ये जगहें नहीं बचती है। उन लोगों को लगता है कि ये जो रूम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जगह नहीं है। पुरानी सोसाइटीज़ के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। पुरानी सोसाइटीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, पर वहाँ पे कोई कॉमन एमिनिटीज़ या रूम्स नहीं है जिसके अंदर आप क्लिनिक बना पाओ। ओके। तो आपके पास दो चैलेंजेस हैं। नई सोसाइटीज़ के अंदर आप प्लान कर सकते हो, पर पुरानी सोसाइटीज़ को आप दे नहीं सकते। राइट। दूसरा ऐसा होता है कि माइंडसेट। वहाँ के लोगों को लगता है यार हेल्थ केयर हम देंगे और कोई प्रॉब्लम हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि हेल्थ केयर में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक है। और तीसरा ऐसा होता है कि कोई इंटरनल कंपटीशन जैसा होता है, पर वो उस चीज़ को हम ओवरकम कर लेते हैं। अंदर कोई डॉक्टर रहता है तो बोलता है नहीं, दूसरे किसी को तो नहीं आने दूंगा। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर जो मेजर चैलेंज है वो स्पेस का चैलेंज रहता है। ओके। कि कहाँ देंगे? क्योंकि आज भी आर्किटेक्ट ने कोई बिल्डिंग बना के रखा है तो उसके अंदर मेडिकल रूम नहीं रखा है, तो वो बोलेंगे यार मैं रूम कहाँ से निकालूंगा? करेक्ट। फिर वो माइंडसेट पे आता है, डेवलपर के माइंडसेट पे या सोसाइटी के माइंडसेट पे, कि अगर वो करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कर लेंगे, जो कुछ कुछ बिल्डर्स ने या कुछ कुछ सोसाइटी ने कर लिया। ओके। तो ये चैलेंजेस धीरे धीरे करके हम जब भी बैठते हैं तो आइस ब्रेकिंग हो जाता है। डायरेक्टली फिर डेवलपर या बिल्डर से ही बात करते हैं। बिल्कुल, हमारा जो डिस्कशन होता है वो सोसाइटी मैनेजमेंट से होता है या डेवलपर से होता है, आइस ब्रेकिंग होता है। उन लोगों को सी पीपल आर वेरी मैच्योर राइट नाउ। डेवलपर्स भी मैच्योर है, सोसाइटी भी मैच्योर है, और कोविड के बाद तो सबको पता चल गया कि हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बराबर। तो बहुत सारे डेवलपर्स ने, बहुत सारी सोसाइटीज ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी सोसाइटीज के अंदर सोसाइटी क्लिनिक बनाए हैं। जगह नहीं थी तो जगह क्रिएट की, या किसी जगह को रिप्लेस किया और सोसाइटी क्लिनिक बनाया। तो आज ऐसा है कि सिल्वर लाइनिंग अगर मैं देखने जाऊं तो ऐसा हो रहा है कि जो चैलेंजेस थे वो भी अब अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या बात। ओके। और पीयूष भाई, ये आपकी प्रोफाइल में मैंने पढ़ा था कि ऑलरेडी आपने 9 सोसाइटी जो है वहाँ पे सोसाइटी क्लिनिक लाइव है। बिल्कुल। और अपकमिंग आपकी पाइपलाइन में ऑलरेडी 8 से 9 और प्रोजेक्ट्स है। बिल्कुल। तो ये अभी जो एग्जिस्टिंग है और जो आप अपकमिंग सोसाइटी की जो बात कर रहे हो, तो उसको हैंडल और उसको मैनेज कैसे करते हो? सी हमारा काम ऑपरेशनल हेवी काम, ये पूरा 9 सोसाइटी को हैंडल करना, 9 सोसाइटी के अंदर 24/7 मैनेज करना, उसकी सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करना, वहाँ पे सर्विस कैसी जा रही है इस चीज़ को देखना, मतलब क्वालिटी चेक करना, स्टॉक मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल हेवी काम है। फॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि टीम इज़ द कोर। राइट। इस चीज़ के अंदर भी हमारी टीम बिल्ड हुई। आज एक ऑपरेशनल की टीम है जो इस चीज़ को संभाल रही है, आज एक HR की टीम है जो मैन पावर मैनेज कर रही है, आज एक सर्विसेज की टीम है जो सर्विसेज को देख रही है, आज मैं और मेरे साथ टीम के अंदर एक मेंबर है जो एक्सपेंशन देख रहे हैं। सो देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल। सी इन एनी बिजनेस, एनी ग्रोथ टेकिंग बिजनेस, द टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली। सो मैं उसके लिए भी थैंक करना चाहूँगा। उसके अंदर भी मैं बताऊँगा मेरा योगदान 10% है, बाकी 90% मेरी टीम काम करती है। आज हम यही चीज़ को देख रहे हैं कि भाई आज हम 9 सेंटर्स पे हैं, 17 सेंटर्स पे आ जाएंगे, या 25 सेंटर बनाएंगे, 50 सेंटर बनाएंगे। मेरी जो कोर टीम है, मेरी जो ऑपरेशनल टीम है, मेरी जो कोर टीम है, वो टीम
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो टीम आगे बढ़ के मुझे सपोर्ट करेगी, तो उन लोगों के ऊपर मैं प्राउड हूँ, रादर कि हम इस आइडिया के ऊपर प्राउड करें या मेरे खुद के ऊपर प्राउड करें। पीयूष भाई, लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं, और व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, और अगर लीडरशिप जो है उसको आपको डिफाइन करना हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो, या फिर मैं आपको बोलूँ कि क्योंकि आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी इम्पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे आप उसको इमोशनल या फिर आप उसको सेंसिटिव तरीके से कैसे लेते हो लीडरशिप को? सी, मेरे हिसाब से लीडरशिप डायरेक्टली रिलेट करता है ट्रस्ट से। ओके। आपके साथ जो भी आपका टीम मेंबर काम करता है, वो टीम मेंबर के ऊपर आपको पहले तो 100% ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपके मन में 1% भी डाउट है तो वो कभी भी 100% फुलफिल नहीं होगा। आज मेरी टीम के अंदर जो लोग हैं वो केपेबल हैं, सेमी केपेबल हैं या केपेबल नहीं हैं, पर आज के दिन में मुझे उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रखना है। मुझे उनको टाइम देना है, मुझे उनको अथॉरिटीज़ देनी है, मुझे उनको गोल देना है और मुझे उनके साथ खड़े रहना है कि कहीं पे प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, आई एम देयर। बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इतना फ्रीडम देते हो तब जाके वो देयर आर टू थिंग्स, तब जाके वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट लाते हैं, या तो वो काम नहीं कर पाते, वो आपको आके बताते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डू, या तो आपको पता चल जाता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे। बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव देम पावर, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। उनको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है वो खाली एक इंजन की तरह काम करेंगे, चलाने वाले वो हैं। आपको खाली फ्यूल डालते रहना है। वो आपके पास अगर आते हैं कोई प्लान लेके तो आपको उनको सुनना है, आपको उनको बताना है कि अगर तुमको ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे काम के ऊपर ट्रस्ट है, तो तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, यू डू इट बाय योरसेल्फ। मैं ऑलवेज कहता हूं मेरी टीम से, आप गलती करके आओगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो बस। आप ये राह मत देखो कि आप, मैं अगर आ रहा हूं आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। तो अलोंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास वो थोड़ी बहुत अथॉरिटीज भी रहती है कि थोड़ी बहुत नहीं, आपको उनको फुल अथॉरिटी देना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि मैं उनको फुल अथॉरिटी देता हूं कि इतने लिमिट तक, ये बजट का अथॉरिटी है, ये मैन पावर का अथॉरिटी है, ये काम करने का अथॉरिटी है, ये सारा अथॉरिटी है। आप बस काम करते जाओ। आप मिस्टेक्स करो, लोग मेरे पास कंप्लेन करने के लिए आएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने कुछ किया है। करेक्ट। तो पावर उनको फुल देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लीडर्स बनाने, लीडर का काम यही होता है कि लीडर बनाना, लीडर्स क्रिएट करते हैं, लीडर्स क्रिएट करना। आज मुझे अगर 500 सोसाइटी क्लिनिक बनाने हैं, 25 सिटी में जाना है, तो मुझे मेरे पास 25 या 50 लीडर्स चाहिए। एब्सोल्युटली। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो आप भी कहते हैं ना, आपका भी मोटो क्या है कि आप लीडर्स बनाते हैं, इतने सारे लीडर्स को साथ में मिलाते हैं जिस तरह से क्या होता है कि सारे लीडर्स एक दूसरे को हेल्प कर पाए। एब्सोल्युटली। एंड दैट इज हाउ वी ग्रो। यस, दैट इज द थिंग। ओके पीयूष भाई, अभी आप मुझे ये बताइए कि ये पर्टिकुलर आप दो ऐसे सोशल इम्पैक्ट ड्रिवन वेंचर्स आप चला रहे हो, दो इनिशिएटिव्स आपके पास है। इसमें आपने जब इसको शुरू किया था तब आपका एक जो गोल था वो सिर्फ इसको एक बिजनेस बनाना था या कुछ और भी था? प्रवीण जी, मैंने आपको बताया ना, जब मैंने ये शुरू किया तब मेरे हार्ट के नज़दीक था, टची सेगमेंट था। आज भी ये मेरे लिए टची सेगमेंट है। तो पैसा बनाना एक गोल होता है। देखिए, पैसा बनाना, आपका वेल्थ बनता है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर या आपके कंपनी के वैल्यूएशन के अंदर बहुत सारा रुपया हो, वो आपको अच्छा लगता है, वो बातें करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर आपको रात को सोते समय जिस चीज़ के सुकून मिले, वो काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं ये कहता हूँ कि मुझे और मेरी टीम को, मेरी टीम में आप किसी से भी पूछेंगे, वो होम केयर के अंदर एल्डरली केयर कर रहे होंगे या सोसाइटी क्लिनिक के अंदर किसी को मेडिकल इमरजेंसी सपोर्ट कर रहे होंगे या नर्सिंग का सपोर्ट कर रहे होंगे, सबको रात को ऐसा लगता है कि हाँ, आज हमने कुछ अच्छा काम किया। तो यही एक रीजन है कि जहां पे हम ग्रेजुअली वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ भी बना रहे हैं, आज हमारे वैल्यूएशन भी बढ़ रहे हैं। सो एक गोल ये होता है कि आप कुछ बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन करोगे, तो हम उस बड़े वैल्यू क्रिएशन के अंदर हैं कि जहां पे हम सोसाइटी के अंदर हेल्थ केयर को एक्सेसिबल कर रहे हैं लोगों के लिए। और यही चीज़ जो है उसको अगर हम अगले 10 साल के हिसाब से देखें तो एक लार्जर आपका गोल और विजन क्या है? वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years? ग्रेट। सी, मैं फैमिली मेंबर के बारे में अगर बात करूं, मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी तो दोनों सेगमेंट के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात करूं तो फैमिली मेंबर का एक ही मोटो है,
होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी एक हैप्पीनेस रेशियो बढ़े और जो सर्विस लेने वाले लोग हैं उनको भी एक क्वालिटी सर्विस मिले। तो ये जब सेगमेंट ऑर्गेनाइज होगा तो आज से 10 साल के बाद हमको लगता है इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, डाइपर बदलने में या किसी को हाथ पकड़ के उठाने में टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी, वहाँ पे मैन पावर ही चाहिए, केयर और एम्पैथी ही चाहिए। तो इस इंडस्ट्री को हम 10 साल के अंदर देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी और उसके अंदर हम एक की पार्टनर होंगे जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत सारे प्लेयर्स रहे, वो अच्छा भी है, पर सारे मिलकर अगर इस चीज़ को इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करें तो वो गवर्नमेंट के लिए, हमारी एल्डर इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिट होगा। और अगर मैं सोसाइटी क्लिनिक को देख रहे जाऊँ तो सोसाइटी क्लिनिक में ऐसा है कि आज इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर देयर इज अ क्लियर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, देयर इज अ क्लियर शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, राइट, जिसके अंदर प्रिवेंटिव का जो अवेयरनेस है वो कम है, उसका भी एक बड़ा रोल है। आज हमारे पास पर बेड कैपेसिटी, पर 1000% जो बेड की कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। तो जो बर्डन आता है वो गवर्नमेंट के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर आता है। सोसाइटी क्लिनिक को क्रिएट करके हम न सिर्फ लोगों को प्राइमरी केयर और इमरजेंसी केयर दे रहे हैं, पर हम ये कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव के अंदर वो लोग बहुत अच्छा काम करें, जिसके कारण जो गवर्नमेंट के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन आ रहा है हेल्थ केयर इमरजेंसीज का, हेल्थ केयर इश्यूज का, वो कम आए। 10 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि 50 प्लेयर इस फील्ड में आएंगे। आज गुजरात के अंदर कोई नहीं है ये काम कर रहा है, तो 50 प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे और कल उठ के आप देखेंगे जो भी सोसाइटी बन रही है वहां पे सबसे पहला नाम आएगा, बिल्डिंग बनने के बाद मेडिकल क्लिनिक बनेगा और वो कोई ना कोई संभाल रहा होगा, पर अल्टीमेट बेनिफिट जो होगा वहां के रेसिडेंट्स को होगा। एब्सोल्युटली, यस। पीयूष भाई, जब हम आपका जो फैमिली मेंबर ग्रुप है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम एक टीम की बात करते हैं और वो पर्टिकुलर सर्विस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है वो है रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि आप जिस बंदे को किसी के घर भेज रहे हो उनके लिए वो एक डर हो सकता है, तो उसको हैंडल कैसे करते हो या फिर आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहता है टीम बनाने का? सर, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो फैमिली मेंबर के अंदर हम जब किसी को भी किसी के घर पे भेजते हैं, क्योंकि ऐसा काम है कि वो आदमी उनके घर पे शिफ्ट में रहेगा या 24/7 उनके घर पे रहेगा, तो जब आपके घर के अंदर कोई आता है, नाम भले आपने फैमिली मेंबर दे दिया, बराबर, सबसे पहले वो काम केयर और एम्पैथी से कर रहा है वो होता है। दूसरा काम ये होता है कि वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी के घर पे भेज रहे हैं। तो इसके अंदर काम आता है हमारा प्रोसेस। फैमिली मेंबर एक प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, हर चीज़ का प्रोसेस है। जब कोई आदमी हमारे पास काम लेने के लिए आता है तब उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उनको हम देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, हमारा एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमको पता चलता है कि उनका बिहेवियरल कैसा है, वो एल्डरली को हैंडल कर पाएंगे, इश्यूज को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उनका फैमिली वेरिफिकेशन होता है और उनका एक क्रिमिनल वेरिफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ खत्म होने के बाद हम उस आदमी को दूसरे के घर पे भेजते हैं। अब जब उनके घर पे भी भेजते हैं उसके बाद भी हमारा 1 वीक का एक मॉनिटरिंग पीरियड होता है, कि वो आदमी सेट हो गया है कि नहीं हो गया है, उस आदमी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आइस ब्रेकिंग के अंदर टाइम लगता है। कोई नया बंदा किसी घर पे अचानक चला जाता है तो एक थोड़ा सा समय लगता है। तो वेरिफिकेशन सबसे पहला पार्ट है। दूसरा, उनको जब भी जाते हैं उससे पहले उनका काउंसिल होता है कि भाई आपको इस तरह का काम करना है, ट्रेनिंग प्रॉपरली, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। और उसके बाद वो किसी के घर पे जाते हैं और उसके बाद जब मैंने बताया कि 1 वीक का एक आइस ब्रेकिंग पीरियड होता है, जब हम उसके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग रखते हैं, क्योंकि एक बार वो पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड चला गया, उसके बाद वो सारा काम बहुत स्मूथ हो जाता है। राइट। तो इट्स अ चैलेंज, बट हमने अब प्रोसेस डिफाइन कर दी है। उसके कारण जो पहले 10 इश्यूज आते थे अब 1 या 2 इश्यूज ही आते हैं। ओके। और जो द फैमिली मेंबर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बंदा फुल टाइम 24/7 वहाँ पे रहता है या फिर कुछ उसमें भी 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं? देखिए, एल्डर केयर या होम केयर सेगमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को बिल्कुल छोटे टाइम के लिए चाहिए, वो आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, पर जो मेजर शेड्यूल होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, या तो सुबह की शिफ्ट और रात की शिफ्ट, या तो 24/7। तो ये होम केयर इंडस्ट्री का एक मेजर चीज़ है कि जहाँ पे शिफ्ट वाइज होते हैं या 24/7 होते हैं। आज अगर मैं देखने जाऊँ तो 60% 70% लोग जो हैं वो 24/7 रखते हैं कि रात को भी उनको ज़रूरत पड़ा, एक बार उठना है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? बिल्कुल। तो ये इंडस्ट्री के अंदर मेजरली जो होता है वो या तो शिफ्ट होता है या होता है 24/7।
कि उनके घर पे ही रहेंगे, उनकी ध्यान रखेंगे। इसीलिए तो नाम बताया ना द फैमिली मेंबर, उनके फैमिली का मेंबर उनके साथ ही रह रहा है। सही बात है। एंड वहाँ पे ही एक ट्रस्ट और एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल करेक्ट। ओके पीयूष भाई, जैसे अपने द फैमिली मेंबर की बात करी, वैसे ही जब हम सोसाइटी क्लिनिक की बात करते हैं तो सोसाइटी क्लिनिक एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए शायद बहुत इजी है, बट अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पर्टिकुलर जब आपका कोई भी क्लिनिक सेटअप होता है तो वो क्लिनिक जो है वो क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है और उसका पूरा एक मैनेजमेंट कैसे होता है। सी, जब हम किसी क्लिनिक को फाइनलाइज करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो देता हूँ कि जब हम सोसाइटी के साथ, डेवलपर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और हमारा एक एमओयू होता है, तो उस एमओयू के अंदर क्या होता है कि एक डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क होता है कि हम क्या काम करेंगे और आप क्या काम करोगे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। किसी भी सोसाइटी को या मैनेजमेंट को एक ही चीज़ का डर होता है कि मेडिको लीगल लायबिलिटी किसका होता है, सर्टिफिकेशन किसके होते हैं। तो वो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी क्लिनिक शुरू करने से पहले उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट को खत्म करना है, और वो सब आप करते हैं। वो सब हम करते हैं। तो जब मेडिको लीगल एस्पेक्ट खत्म होते हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, वो जब आते हैं उसके बाद हमारा एक सेटअप होता है। मेजरली सारा सेटअप, जो प्राइमरी सेटअप होता है, वो डेवलपर या सोसाइटी ही हमको करके देते हैं। ओके। और वहां पे हमारा जो मेडिकल सेटअप होता है वो हम लेके जाते हैं। अब हमारा सोसाइटी क्लिनिक वर्क कैसे करता है? सोसाइटी क्लिनिक एक पैरामेडिक स्टाफ, एक नर्सिंग स्टाफ के साथ वर्क करता है। ओके। क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को ये सारे प्रोटोकॉल्स पता होते हैं, इंजेक्शन देना, डॉक्टर के साथ बात करना, ड्रेसिंग करना, आईवी लगाना, वाइटल्स चेक करना, ये सारी चीज़ों का पता होता है, मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना। तो ये नर्स ड्रिवन सेंटर्स होते हैं, या 24/7 नर्स होती है या 2 शिफ्ट के अंदर नर्सिस होती हैं, नर्सिस वहाँ पे बैठती हैं। सोसाइटी क्लिनिक के अंदर रेगुलर बेस पे फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं। ओके। कि वहाँ के एल्डरली लोग, फीमेल्स, उन सारे लोगों को फिजियोथेरेपी सपोर्ट चाहिए तो सोसाइटी के अंदर ही उनको मिल जाए, बाहर नहीं जाना पड़े। डॉक्टर्स आइदर विजिट करते हैं 1 घंटा 2 घंटा के लिए, या 24/7 टेलीमेडिसिन पे अवेलेबल होते हैं। रात को 2 बजे भी अगर डॉक्टर चाहिए तो 2 बजे भी मेरी नर्स पहुंच जाएगी, 2 बजे भी उनको टेलीमेडिसिन दे देगी। और कौन से डॉक्टर के साथ बात करनी है वो सारा का सारा सिस्टम ड्रिवन है, हमारा सिस्टम ड्रिवन है। तो जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, या हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 24/7 होते हैं, उनके साथ बात करके विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। सोसाइटीज़ के अंदर प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं, एल्डरली लोगों के लिए स्पेशल प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं जो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। बच्चों के लिए, बच्चे आज सबसे ज़्यादा बच्चों को नीड रहता है, तो बच्चों के लिए भी थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम्स होते हैं। और सोसाइटी के अंदर जो हमारे होम मेकर्स हैं, हमारी फीमेल्स हैं, इन तीनों लोगों के लिए हमारे थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम जो है उसमें पार्टिसिपेशन फ्री रहता है? बिल्कुल फ्री रहता है, बिकॉज हम सोसाइटी के अंदर बैठे हैं, आप लोगों के लिए ही तो बैठे हैं। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप हमसे जुड़े रहोगे, तो वो हमारा गोल रहता है। वहाँ पे लेबोरेटरी सर्विस देना, ECG सर्विसेज देना, बराबर, ये सारी सर्विसेज हम लोग वहाँ पे सोसाइटी के अंदर पहुँचाते हैं। तो हम हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज सोसाइटी के लोगों को पहुँचाते हैं। ओके। और वहाँ पे आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसका चार्जेस जो है वो कैसे डिसाइड होता है? सही, हर सर्विसेज के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं सर। हमारे चार्जेस 2 तरह से डिफाइन होते हैं। एक चार्ज डिफाइन होता है, बहुत सारी सोसाइटीज एम्यूनिटी के तौर पे हम लोगों को वो खुद चार्ज दे देती है। ओके। दिस इज अ मंथली मेंटेनेंस चार्ज विच सोसाइटी और द डेवलपर पेज टू अस। जब वो पे होता है तो हम पब्लिक के पास से बहुत ही टोकन चार्ज लेते हैं। और जब बड़ी सोसाइटीज़ होती है कि जहाँ पे हमारे नेगोशिएशन कुछ ऐसे होते हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर हमको पब्लिक के पास से चार्ज लेना होता है, तो हमारे चार्जेस नॉर्मली एट पार विद द मार्केट होते हैं या मार्केट से नीचे होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इंजेक्शन लगाने के लिए आज अब आप किसी को बुलाओगे तो 150 रुपये से 250 रुपये आपको पे करना होता है। हमारे इंजेक्शन लगाने के चार्जेस होते हैं वो 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में होते हैं। अगर वो हमारे सेंटर पर आते हो तो उससे भी कम होते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। उसी तरह से जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो एक रीजनेबल चार्जेस होते हैं। पीयूष भाई, TFM सीनियर लिविंग फाउंडेशन आप चला रहे हो, राइट? अब ये फाउंडेशन जो है वो मेनली क्या काम करता है और अभी तक आपने वो फाउंडेशन के थ्रू कितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है? TFM सीनियर लिविंग फाउंडेशन भी आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के दिल के काफ़ी नज़दीक है। ये कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। फैमिली मेंबर जो होम हेल्थ केयर सर्विसेज करता है उनके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे पार्टनर मिले हैं कि जो 100% इस चीज़ को संभाल रहे हैं। मेरा काम उस चीज़ के अंदर स्ट्रेटेजी देखना है, पर
एक चीज़ है कि जब मैं ऑर्गेनाइज करने की बात करता हूँ होम केयर इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइज करने के अंदर सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है जो मेरा मैन पावर है वो स्किल्ड या सर्टिफाइड होना चाहिए, जो आज के दिन में नहीं है। होम केयर का जो वर्कर है वो अनस्किल्ड है, राइट, वो अनप्रोफेशनल भी हो सकता है। उन लोगों को स्किलिंग देना, उनको सर्टिफाइड करना, ये TFM सीनियर लिविंग फाउंडेशन का काम है। ओके। ये काम भी हमारा बहुत सालों से चल रहा है। हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को जो हमारे साथ काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज हैं, उनको हम बताते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके काम को और पॉलिश करेंगे, हम आपको सर्टिफाइड करेंगे जिसके अंदर आपका कैरियर और अच्छा होगा। हम आपको इस चीज़ के अंदर भी हेल्प करेंगे कि आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योर जर्नी भी शुरू कर सकते हो इस सेगमेंट के अंदर, बिकॉज ये दरिया है, हर चीज़ आप नहीं ले पाओगे, बिल्कुल, आपको एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो TFM सीनियर लिविंग फाउंडेशन का जो कोर काम है वो है केयर गिवर्स को ट्रेन करना, उनको स्किलिंग देना, उनको अपस्किलिंग देना, उनको एंटरप्रेन्योर स्किल देना कि 10 में से एक ऐसा आदमी क्रिएट होता है कि जो अपना खुद का ये बिजनेस शुरू कर सकता है। इस चीज़ के अंदर हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ के क्रैश कोर्सेज करते हैं। और आज तक हम लोगों ने प्राउडली 400 से ज़्यादा केयर गिवर्स को अपस्किलिंग दिया, ट्रेनिंग 400 दिया, प्लस 400 प्लस लोगों को। आज भी वो काम चल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा लगभग 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहमदाबाद के अंदर ही होम केयर का एक एजेंसी शुरू किया। अच्छा, उनको हम अपने कंपटीटर नहीं मानते, उनको ये मानते हैं कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आप ये काम करो। आपके वहां से सीख के उन्होंने खुद का स्टार्ट किया। तो हमको प्राउड फील होता है बिकॉज मैंने आपको बताया ये दरिया है, आप हर कुछ नहीं खा सकते और सोसाइटी की नीड भी है ये नीड है। तो आपको अच्छे एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने के लिए जो वैल्यू बेस्ड काम करे, राइट, तो हम वो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो स्किलिंग देना, अपस्किलिंग देना, सर्टिफाइड करना, और उसके बाद जो है वो उनको एंटरप्रेन्योर बनाना। क्योंकि अगर हमको कोई लगता है कि ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो उसके पीछे मेरे पार्टनर हैं, हम हैं, उसको पीछे थोड़ा टाइम देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बना सकते हो, मैं तुमको इंफ्रा देता हूँ, मैं तुमको टेक सपोर्ट देता हूँ, तुम काम करो। तो वो मोटिवेशन जो है वो आप कंटिन्यूसली देते रहते हैं। पीयूष भाई, अगला सवाल मेरा जो है वो आपकी कुछ पर्सनल लाइफ जो है उसके बारे में है कि जहाँ पे आप समझो कि ये मल्टीपल वेंचर्स जो है, मल्टीपल इनिशिएटिव्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है उसको एक साथ हैंडल करते हो, तो जब आप काम नहीं करते हो तब आप क्या करते हो? मतलब व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो आप रेगुलरली करते हो? मेरी 2 ही हॉबीज़ हैं। मतलब सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ओके। थोड़ा सा वर्कोहॉलिक तो हूँ मैं। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मेरा मेजर काम यही है, मेरा लोगों से मिलना, थॉट्स को एक्सचेंज करना, ये मेरा काम है। पर मेरी हॉबीज़ जो है वो जो मुझे अभी तक टिका के रखी है, मेरी 2 हॉबीज़ हैं। मुझे घूमना काफ़ी पसंद है। ओके। और मैं सोलो राइड्स करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ, मेरे बच्चों के साथ घूमने जाना, कहीं पे भी, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो हम कहीं निकल जाते हैं। जब आप सोलो निकलते हो तब आप किस टाइप के प्लेसेस पे जाते हैं? मैं जब सोलो निकलता हूँ तो कोई भी नेचुरल प्लेसेस पे मैं चला जाता हूँ। मैं आप कह सकते हैं कि मैं बाइक राइडर हूँ। तो जब भी मुझे मन होता है तो सुबह संडे मॉर्निंग को मैं लगभग 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे निकल जाता हूँ, और दोपहर होते होते लगभग 4-5 बजे तक मैं वापस भी आ जाता हूँ। तो खाली खुद को एक्सप्लोर करने के लिए मैं कहीं पे चला जाता हूँ, ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे कोई भी ना हो, आप शांति से बैठ पाओ, आपके मोबाइल का टावर नहीं मिल रहा हो। बिल्कुल। right. तो वहाँ पे आपको मज़ा आता है। और दूसरा, जहाँ पे मेरे फैमिली के अंदर मेरी वाइफ के साथ मुझे बहुत झगड़े होते हैं, मैं एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं सुबह जल्दी इसलिए भी कई बार जाता हूँ कि मैं वीक में 1 बार या 2 बार, हमारा चेस क्लब है, वहाँ पे जाके चेस खेलता हूँ। शाम को 6 बजे निकल जाता हूँ, फिर रात को 10 भी बज जाते हैं, और हमारा 10 बजे जैसे ही घर पे पहुँचता हूँ तो झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जो एकदम मज़ा देती है। लोग गुस्सा करे, फैमिली के अंदर गुस्सा करे, तो उस चीज़ को हम चला लेते हैं, फिर मना लेते हैं उनको। बिल्कुल। ओके पीयूष भाई, चलिए एक रैपिड फायर राउंड जो है वो खेलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो क्या होते? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मेरा पब्लिक रिलेशन स्किल अच्छा है। क्या बात है। फेवरेट फाइनेंशियल टिप जो सबको फॉलो करनी चाहिए? रिस्क तभी लो जब आपके खाते में पैसा हो, दूसरे के पैसे से रिस्क न लो। एक वर्ड में एल्डर केयर। सबसे टफ काम पर दिल से नजदीक। क्या बात है।
आपके लिए द फैमिली मेंबर का मतलब? दिल से नजदीक। क्या बात। पीयूष भाई, अभी मेरा लास्ट सवाल आपको, एंड देन वी विल एंड अप दिस पर्टिकुलर शो। अगर आपको आपका अभी का जितना भी हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आपने एल्डर केयर में बहुत काम किया है, और हम होम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और इनसाइट्स गेन करी है। नाउ एक मैसेज आपको जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर जो हम मिलेनियल्स या एक जनरेशन जेड जो है उसको बोलते हैं, है ना, तो उनको एक मैसेज देना हो तो वो मैसेज क्या होगा? मैं जब इंडस्ट्री के अंदर घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि आज बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं वो एल्डर केयर सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर तो आएंगे, हेल्थ केयर एक सब्जेक्ट है, हेल्थ केयर का एक पोर्शन एल्डर केयर है। एल्डर केयर के अंदर बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, पर गुजरात के अंदर से कम है, क्योंकि गुजरात को तो धंधा करना है, राइट, ठीक है। पर जो भी आना चाहता है ये इस चीज को समझे कि ये जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस इज ए प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ अ केयर एंड एम्पैथी बेस्ड सर्विस एज वेल एज फाइनेंशियल्स। आप किसी भी एक चीज के ऊपर जोर देंगे, आप खाली पैसा बनाने के अंदर जाओगे तो एक टाइम के बाद आप ब्रेक हो जाओगे। और आप जब एक वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, तब आप एल्डर केयर सेगमेंट के अंदर, होम केयर सेगमेंट के अंदर आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। दूसरा, ये बहुत ही स्लो और पैशनेट काम है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको आज लोगों के साथ काम करने में पेशेंस रखना पड़ेगा, एल्डरली के साथ काम करने में पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पैसा बनाने में भी पेशेंस आएगा। पर बिलीव मी, अगर आप इस चीज के अंदर सक्सेसफुल होते हो तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री आप क्रिएट कर पाओगे जिस इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके। हमारे एक एल्डर केयर सेगमेंट या होम केयर सेगमेंट के अंदर एक कहावत है कि बिकम रीजनली स्ट्रॉन्ग रादर नेशनली वीक। आप अपने रीजन के अंदर स्ट्रांग बनते जाओ, आप अपने एरिया के अंदर स्ट्रांग बनते जाओ, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा प्लेयर भी आएगा, वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो यंग एंटरप्रेन्योर को यही सलाह है कि आप अपना एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, आप बहुत बड़े एक्सपेंशन की जगह आप ट्राई कीजिए कि अंदर उतरने जाएं, इन डेप्थ जाएं उस एरिया के अंदर, डीप पेनिट्रेशन करें। बराबर। Superb. Thank you so much for these tips, and I think these tips will help them a lot. That's and true. Piyush bhai, thank you so much for coming to this particular show. Thank and you, Praveen ji. sharing your journey, your insights, and the experience. Thank you so much. Thank you, Praveen bhai. Thank you. चलो।